हेलो स्टूडेंट्स, आज हम 8th क्लास का हिस्ट्री लेसन सेकंड का सेकंड पार्ट करेंगे। लेट्स स्टार्ट। कंपनी रूल एक्सपेंड्स, कंपनी का फैलता शासन। If we analyze the process of annexation of Indian states by the East India Company from 1757 to 1857, certain key aspects emerge. यदि हम 1787 से 1857 के बीच ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा भारतीय प्रोसेस ऑफ एनेक्सेशन का मतलब है राज्यों पर कब्जे की प्रक्रिया को देखें तो कुछ महत्वपूर्ण बातें सामने आती है। किसी अननोन टेरिटरी में कंपनी ने सीधे सैनिक हमला जो था वो उन्होंने प्राय नहीं किया था। जो हमला था वो उन्होंने एकदम सामने से नहीं किया था। उसने किसी भी इंडियन किंगडम जो भारतीय रियासत का अधिकरण करने से पहले विभिन्न पॉलिटिकल, इकोनॉमिकल और डिप्लोमेटिक कूटनीतिक साधनों का यूज़ किया। आगे, आफ्टर द बैटल ऑफ बक्सर 1764 द कंपनी अपॉइंटेड रेजिडेंट्स इन इंडियन स्टेट्स। ये जो बक्सर का युद्ध है 1764 में हुआ था, ये इम्पोर्टेंट है। प्लासी, बक्सर जो ये वार्स हैं, ये आपके लॉन्ग टाइम जब भी कहीं आपका कोई एग्ज़ाम होता है उसमें ये तकरीबन आते हैं, तो इनको याद रखना आपको ज़रूरी है। बक्सर की लड़ाई 1764 के बाद कंपनी ने भारतीय रियासतों में रेजिडेंट अपॉइंट नियुक्त किए। ये कंपनी के पॉलिटिकल और कमर्शियल एजेंट, राजनीतिक और व्यावसायिक प्रतिनिधि होते थे। उनका काम कंपनी के हितों की रक्षा करना और उन्हें आगे बढ़ाना था। रेजिडेंट के माध्यम से कंपनी के जो अधिकारी थे, ऑफिशियल्स से भारतीय राज्यों के इंटरनल अफेयर्स, भीतरी मामलों में भी इंटरफियर करने लगे थे। अब इसके बाद अगला राजा कौन बनेगा, किस पद पर किसे बिठाया जाएगा, इस तरह की चीज़ों पर भी कंपनी के अफसर ही ये तय करते थे। इन चीज़ों को भी कई बार कंपनी ने रियासतों पर सब्सिडरी अलायंस मतलब सहायक संधि भी उन पर ज़बरदस्ती थोप दी थी। जो रियासत इस अलायंस को नहीं मान लेती थी, जो इस संधि को नहीं अपनाती थी, उसे अपने पास अपनी सेनाएं रखने का अधिकार नहीं होता था। उसे कंपनी प्रोटेक्ट करती थी, कंपनी ही उसे सुरक्षित करती थी और सब्सिडी फोर्स के रख रखाव के लिए वह कंपनी को पे करती थी। जो कंपनी उनके लिए फोर्सेस रखती थी तो उसके लिए जो पेमेंट थी वो उन्हीं राजाओं को ही देनी पड़ती थी। अगर इंडियन रूलर्स रकम अदा नहीं कर पाते थे तो उन पर पेनल्टी लगती थी और पेनल्टी के तौर पर वो क्या करते थे, उनकी जो इलाका था उस पर कंपनी कब्जा कर लेती थी। फॉर एग्जाम्पल, जब रिचर्ड वेलेस्ली गवर्नर जनरल बने 1798 टू 1805 तक उनका जो कार्यकाल था, उस समय अवध के नवाब को 1801 में अपनी हाफ टेरिटरी, जो उनका आधा इलाका था, वो कंपनी को देनी पड़ी, क्योंकि नवाब सब्सिडी फोर्स के लिए पैसा नहीं दे पाए थे। जो उनको अदा करना होता था वो नहीं कर पाए थे। इसी आधार पर ही हैदराबाद के भी कई इलाके उनसे छीन लिए गए। अब ये जो आपको पिक्चर दिखाई गई है, ये नवाब सिराजुद्दौला अपने बेटे और ब्रिटिश रेजिडेंट्स के साथ खड़े हुए हैं और ये तस्वीर बनाई किसने है, टिली कैटल द्वारा बनाया गया ये पोर्ट्रेट है। टीपू सुल्तान द टाइगर ऑफ मैसूर। टीपू सुल्तान शेर मैसूर कैसे कहलाए, इसकी भी एक स्टोरी है, वो आपको आगे बताएंगे। सबसे पहले पढ़ेंगे, द कंपनी रिसोर्स टू डायरेक्ट मिलिट्री कन्फ्रंटेशन व्हेन इट सॉ ए थ्रेट टू इट्स पॉलिटिकल और इकोनॉमिकल इंटरेस्ट। जब कंपनी को अपने राजनीतिक और आर्थिक हितों पर थ्रेट मतलब खतरा दिखाई दिया तो कंपनी ने डायरेक्ट मिलिट्री कन्वर्टेशन का मतलब है टकराव का, उन्होंने रास्ता अपनाया। दक्षिण भारतीय राज्य मैसूर के
उदाहरण से इस बात को हम समझ सकते हैं। मैसूर हैड ग्रोन इन स्ट्रेंथ अंडर द लीडरशिप ऑफ पावरफुल रूलर्स लाइक हैदर अली, रूल फ्रॉम 1761 टू 1782। हैदर अली ने 1761 से 1782 और उनके जो फेमस सन थे टीपू सुल्तान, उन्होंने 1782 से 1799 तक शासन किया। शक्तिशाली शासकों के लीडरशिप में मैसूर काफ़ी पावरफुल हो चुका था। मालाबार तट पर होने वाला व्यापार मैसूर रियासत के कंट्रोल में था, जहाँ से कंपनी पेपर, काली मिर्च और कार्डिमम इलायची खरीदती थी। 1785 में टीपू सुल्तान ने अपनी रियासत में पड़ने वाले बंदरगाहों से जो एक्सपोर्ट होने वाली सैंडलवुड, पेपर और कार्डिमम, इन पर रोक लगा दी थी। टीपू सुल्तान ने भारत में रहने वाले फ्रांसीसी व्यापारियों से क्लोज रिलेशनशिप डेवलप की। क्लोज रिलेशन में उनसे घनिष्ठता थी जो विकसित की। उनकी मदद से अपनी सेना को उन्होंने मॉडर्नाइज किया। मॉडर्नाइज मतलब उनका आधुनिकीकरण किया गया। द ब्रिटिश वर फ्यूरियस। अब जो ब्रिटिशर्स थे वो घबरा गए थे, इससे आग बबूला हो गए थे। उन्हें हैदर अली और टीपू सुल्तान बहुत एम्बिशियस, एरोगेंट एंड डेंजरस ये दिखाई देते थे। एम्बिशियस मतलब महत्वाकांक्षी, घमंडी और खतरनाक दिखाई देते थे। अंग्रेजों को लगता है कि ऐसे राजाओं को कंट्रोल करना और क्रश, उन्हें कुचलना बहुत ज़रूरी था। मैसूर के साथ अंग्रेजों को 4 वार्स लड़नी पड़ी। 4 युद्ध हुए उनके आपस में। फर्स्ट जो था 1767 टू 69, सेकंड 1780 टू 84, थर्ड 1790 टू 92 एंड जो लास्ट था 1799 में हुआ। ओनली इन द लास्ट द बैटल ऑफ श्रीरंगापट्टनम। श्रीरंगापट्टनम की जो लास्ट बैटल थी उसमें क्या हुआ, कंपनी विन हुई, वो जीत गई। अपनी राजधानी को डिफेंड करते हुए, रक्षा करते हुए टीपू सुल्तान मारे गए और मैसूर का जो काम था, बागडोर थी, वो पुराने वोडियार डायनेस्टी के हाथों में चली गई थी, उन्हें सौंप दी गई थी। इसके साथ ही मैसूर पर भी सब्सिडरी अलायंस इम्पोज कर दी गई थी, उन पर सहायक संधि थोप दी गई थी। अब ये इधर आप ये पिक्चर देख रहे हो ऊपर, इसमें टीपू सुल्तान के बेटों को बंधक बनाया गया और कॉर्नवालिस के सामने उन्हें फिर पेश किया गया। हैदर अली और टीपू सुल्तान ने कंपनी की फौजों को कई बार युद्ध में हराया था, लेकिन 1792 में मराठों, हैदराबाद के निजाम और कंपनी की कंबाइंड फोर्सेस ने अटैक के बाद टीपू सुल्तान को अंग्रेजों से संधि करनी पड़ी। इस संधि के अकॉर्डिंग उनके 2 बेटों को एज ए होस्टेज, बंधक के रूप में उन्हें अपने पास रख लिया और ब्रिटिश जो पेंटर्स थे वो ऐसे दृश्यों को बनाने में बहुत ही मज़ा लेते थे। उन्हें ऐसे दृश्यों को बनाने में मज़ा आता था जिसमें ब्रिटिश पावरफुल दिखाई देते थे। अब ये है नीचे द लेजेंड ऑफ टीपू की कहानियाँ। 1782 में मैसूर के राजा बने टीपू सुल्तान के बारे में कहा जाता है कि सुल्तान जो थे वो अपने फ्रांसीसी दोस्तों के साथ जंगल में शिकार खेलने के लिए गए। वहाँ एक शेर उनके सामने आ गया तो उनकी जो बंदूक थी वो भी मौके पे नहीं चली, उस समय नहीं चली, और जो उनकी कटार थी वह भी ज़मीन पर गिर गई। फिर भी टीपू सुल्तान ने हार नहीं मानी। वो निहत्थे होते हुए भी उसने शेर का सामना किया और आखिरकार कटार उठाकर शेर का अंत कर दिया गया। इसी के बाद से उन्हें शेरे मैसूर, टाइगर ऑफ मैसूर कहा जाने लगा और उनके जो उनका झंडा था
उस पर भी शेर की तस्वीर होती थी। अब ये साइड में आपको एक और पिक्चर दिखाई गई है। ये टीपूज टॉय टाइगर के नाम से जानी जाती है, जिसको कहते हैं टीपू का खिलौना शेर। यह मशीनी खिलौना है। इसमें नकली शेर बनाया गया है जो कि एक हैंडल से चलता है। इसमें उसने एक यूरोपीय सिपाही को दबाया हुआ है। जब हैंडल को दबाया जाता है तो नकली शेर जो बना हुआ है वो दहाड़ता है और सिपाही की उससे चीखें निकलती हैं। अब ये खिलौना शेर जो है ये लंदन स्थित विक्टोरिया एंड अल्बर्ट म्यूजियम में रखा गया है। मई 1799 में को जब अपनी राजधानी श्रीरंगपट्टनम की रक्षा करते टीपू सुल्तान की मृत्यु हो गई थी, तो अंग्रेज इस खिलौने को अपने साथ ले गए थे। नेक्स्ट है हमारा वार विद द मराठास, मराठाओं के साथ युद्ध। फ्रॉम द लेट 18th century द कंपनी आल्सो sought to curb and eventually destroy मराठा पावर। 18वीं शताब्दी के आखिर से कंपनी मराठों की ताकत को भी काबू और ख़त्म करने के बारे में सोचने लगी। 1761 में पानीपत की तीसरी लड़ाई में हार के बाद दिल्ली से देश का शासन चलाने का मराठों का सपना जो था वो शैटर्ड हो गया, मतलब चूर चूर हो गया। अब ये पानीपत की तीसरी लड़ाई है। पानीपत की पहली दो लड़ाई, पहली जो थी वो 1526 में, सेकंड 1556 में और थर्ड 1761 में हुई। ये तीनों जो तारीख हैं ये आपके किसी भी एग्ज़ाम में बहुत काम आएंगी। इसे आप लर्न करके रखें, अपने पास ध्यान रखें इस चीज़ का। उन्हें कई स्टेट्स में बांट दिया गया। इन राज्यों की बागडोर सिंधिया, होलकर, गायकवाड़ और भोसले जैसे अलग अलग डायनेस्टीज़ के हाथों में थी। ये सारे सरदार एक पेशवा जो सर्वोच्च मंत्री के अंडर आते थे, और एक कन्फेडरेसी मतलब राज्य मंडल के सदस्य थे। पेशवा इस राज्य मंडल का मिलिट्री और एडमिनिस्ट्रेटिव हेड, राज्य मंडल का जो था सैनिक और प्रशासनिक प्रमुख होता था और पुणे में रहता था। महादजी सिंधिया और नाना फडणवीस 18वीं सदी के आखिर के दो प्रसिद्ध मराठा योद्धा, उसके हम सोल्जर्स और स्टेटमैन मतलब राजनीतिक थे। वो जो थे क्या थे, मराठा योद्धा और राजनीतिक थे। द मराठाज वर सबड्यूड इन द सीरीज ऑफ वार्स। एक के बाद एक कई युद्धों में कंपनी ने मराठों को हरा दिया, उन्हें उनके घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया। जो फर्स्ट वॉर था वो 1782 में सालवाई सिंधी के साथ ख़त्म हुआ, जिसमें कोई भी पक्ष जो जीत नहीं पाया। सेकंड एंग्लो मराठा वार 1803 से 1805 तक चली और कई फ्रंट्स पर ये लड़ी गई। इसका रिजल्ट यह हुआ कि उड़ीसा और यमुना के नॉर्थ में स्थित आगरा व दिल्ली सहित कई राज्य अंग्रेजों के कब्जे में आ गए। इन 1817 टू 19 के थर्ड एंग्लो मराठा वार में मराठों की ताकत को पूरी तरह क्रश कर दिया गया, उसे कुचल दिया गया। अब पेशवा को पुणे से रिमूव करके हटाकर कानपुर के पास बिठूर में पेंशन पर भेज दिया गया। अब जो विंध्या के दक्षिण में स्थित पूरे टेरिटरीज कंपनी का कंट्रोल उनका हो चुका था उस पर। द क्लेम टू पैरामाउंट सी, सर्वोच्चता का दावा। It is clear from the above that from the early 19th century the company pursued an aggressive policy to territorial expansion। अब ऊपर के बातों से स्पष्ट हो चुका है कि 19th सेंचुरी की शुरुआत से कंपनी क्षेत्रीय विस्तार की जो आक्रमण नीति, एग्रेसिव पॉलिसी, आक्रमण नीति पर चल रही थी। लॉर्ड हेस्टिंग्स 1813 से 1823 तक गवर्नर जनरल रहे।
उनके नेतृत्व में पैरामाउंट सी सर्वोच्चता का एक न्यू जो थी पॉलिसी, एक नई नीति थी शुरू की गई थी। कंपनी का दावा था उसकी पावर इंडियन स्टेट्स राज्यों से ऊपर है। अपने हितों की रक्षा के लिए वह भारतीय रियासतों का अनेक्सिंग मतलब अधिकरण करने या उनको थ्रेटनिंग अधिकरण की धमकी देने लगी। इस व्यू में बाद में भी अंग्रेजों की पॉलिसीज है जो दिखाई देती है। दिस प्रोसेस however did not go unchallenged. For example, when the British tried to annex the small state of Kattur in Karnataka today, Rani Chennamma took to arms and led an anti-British resistance movement. के छोटे से राज्य पर कब्जा करने का प्रयास किया तो रानी चेन्नम्मा ने आर्म्स मतलब हथियार उठा लिए और अंग्रेजों के खिलाफ आंदोलन छेड़ दिया। 1824 में उन्हें अरेस्ट किया गया और 1829 में जेल में ही उनकी डेथ हो गई। कित्तूर स्थित संगोली के एक गरीब चौकीदार रैनम्मा ने रेजिस्टेंस मतलब विरोध जारी किया और चौतरफा मतलब विद पॉपुलर सपोर्ट चौतरफा समर्थन से उन्होंने बहुत सारे ब्रिटिश जो कैंप्स और दस्तावेज रिकॉर्ड्स थे उन्हें डिस्ट्रॉय कर दिया। उन्हें भी अंग्रेजों ने पकड़कर 1830 में फांसी पर लटका दिया। इस तरह के ऐसे कई दूसरे उदाहरण आप आगे जो है इस किताब में पढ़ेंगे। इन द लेट 1830s द ईस्ट इंडिया कंपनी बिकेम वरीड अबाउट रशिया। अब जो 1830s दिया हुआ है इसका मीनिंग समझिए क्या है कि 1830 का दशक मीन क्या होता है, जो साल 0 से स्टार्ट होता है। जैसे अब हमारे पास 1830 है, ये 1830 से लेकर 1839 को हम दशक कहेंगे, मतलब ये 10 साल होते हैं इसमें दशक में। 1830 के दशक के अंत में ईस्ट इंडिया कंपनी रूस के प्रभाव से बहुत डरी हुई थी। ड्राइवन बाय दिस फियर द ब्रिटिश नाउ वांटेड टू सिक्योर देयर कंट्रोल ओवर द नॉर्थ वेस्ट। इसी डर के चलते अंग्रेज अब नॉर्थ वेस्ट भारत पर भी अपना नियंत्रण कंट्रोल स्थापित करना चाहते थे। उन्होंने 1838 से 1842 के बीच अफगानिस्तान के साथ प्रोलोंग्ड वार एक लंबी लड़ाई लड़ी और वहाँ अप्रत्यक्ष कंपनी जो थी वो स्थापित कर दी। 1843 में सिंध को भी उन्होंने टेक ओवर कर लिया। इसके बाद पंजाब की बारी थी। यहाँ महाराज रंजीत सिंह ने कंपनी को वापस भेज दिया, उन्हें वापस खदेड़ दिया। 1839 में उनकी डेथ के बाद सिख रियासत के साथ 2 प्रोलोंग्ड वार 2 लंबी लड़ाइयाँ हुई। आखिरकार 1849 में अंग्रेजों ने पंजाब पर भी कब्जा कर लिया। द डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स। अब ये डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स का मीनिंग क्या है, विलय नीति, कि किसी चीज़ को दूसरी चीज़ में मिला के एक बना देना, वो विलय नीति कहलाती है। The final wave of annexation occurred under Lord Dalhousie, who was the Governor General from 1848 to 1856. अब जो लैप्स की नीति थी वो लाया कौन था, लॉर्ड डलहौजी। और इसमें क्या बताया कि अधिकरण की आखिरी लहर 1848 से 1856 के बीच गवर्नर जनरल बने लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में चली। और लॉर्ड डलहौजी ने एक न्यू पॉलिसी अपनाई जिसे डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स विलय नीति का नाम दिया गया। इस पॉलिसी का आधार क्या था कि अगर कोई इंडियन रूलर की डेथ हो जाती है और उसका कोई मेल हियर नहीं है, अगर उसका कोई पुरुष वारिस नहीं है, तो उसकी जो किंगडम है उसको लैप्स कर लिया जाएगा, उसे कंपनी अपने अधिकार में ले लेगी। इस सिद्धांत के आधार पर एक के बाद एक कई रियासतें उन्होंने अपने कब्जे में की, जैसे कि सतारा, संबलपुर, उदयपुर, नागपुर और झांसी।
उन्होंने इस नीति के अनुसार इन सभी राज्यों को अपने कंपनी में मिला लिया। फाइनली इन 1856 द कंपनी आल्सो टुक ओवर अवध। आखिरकार 1856 में कंपनी ने अवध को भी अपने नियंत्रण में ले लिया। इस प्रकार अंग्रेजों ने एक नया एग्रीमेंट बना दिया। उन्होंने कहा कि वे अवध की जनता को नवाब के जो मिस गवर्नमेंट है, जो उनका कुशासन है, उससे बचाना चाहती है। इसके लिए वो ओब्लाइग्ड बाई ड्यूटी, वो कर्तव्य से बंधे हुए हैं, इसलिए वे अवध पर कब्जा करने को मजबूर है। इसलिए उन्होंने अवध पर कब्जा कर लिया। अपने प्रिय नवाब को जिस तरह से डिपोज उन्हें गद्दी से हटाएगा, उसे देखकर लोगों में गुस्सा भड़क उठा और अवध के लोग भी 1857 के ग्रेट रिवोल्ट मतलब महान विद्रोह में शामिल हो गए। अब आपको ये जो मैप दिखाए गए हैं, इसमें जो हमें येलो पोर्शन दिखाया गया है कि कंपनी जब आई तो उसने शुरू में कौन कौन से राज्यों पर अपना कब्जा किया, जैसे कलकत्ता, बनारस, और ये इधर छोटे छोटे हैं मद्रास, ये आपको येलो में दिखाई दे रहे हैं। हैदराबाद का कुछ हिस्सा है पोर्शन। धीरे धीरे वो पोर्शन बढ़ता गया। ये देखिए यहाँ पे आपको येलो में दिखाई दे रहे हैं। जो ये ब्रिटिश एरिया है वो आपको येलो में दिखाई देगा। और उसके बाद ये देखो धीरे धीरे ये एरिया है जो बढ़ता गया। लाहौर, दिल्ली, काठमांडू, लखनऊ, बनारस, कलकत्ता, हैदराबाद का कुछ एरिया, पूना, बॉम्बे, गोवा और मद्रास, ये उन्होंने कई ऐसे एरिया थे जो उन्होंने अपने कब्जे में ले लिए। सेटिंग अप ए न्यू एडमिनिस्ट्रेशन, नए शासन की स्थापना। वॉरेन हेस्टिंग्स, गवर्नर जनरल फ्रॉम 1773 to 1785, was one of the many important figures who played a significant role in the expansion of company power. गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग्स उन बहुत सारे महत्वपूर्ण व्यक्तियों में से थे जिन्होंने कंपनी की ताकत फैलाने में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका अदा की थी। वॉरेन हेस्टिंग्स के समय तक आते आते कंपनी न केवल बंगाल बल्कि बम्बई, मद्रास में भी अपनी जो थी सत्ता वो उन्होंने बढ़ा ली थी। ब्रिटिश टेरिटरीज वर ब्रॉडली डिवाइडेड इनटू एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स कॉल्ड प्रेसिडेंसीज। जो यूनिट्स थी वो प्रेसिडेंसीज में बट गई थी और 3 पार्ट्स में वो डिवाइड हो गई थी, जो है बंगाल, मद्रास और बॉम्बे। अब जो ये आपका मेन ये क्वेश्चन कई जगह आपको पूछा जा सकता है कि 3 प्रेसिडेंसीज कौन कौन सी हैं, तो ये आपका आंसर है बंगाल, मद्रास और बॉम्बे। ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो आप इसे याद रखें। द सुप्रीम हेड ऑफ द एडमिनिस्ट्रेशन वाज द गवर्नर जनरल। और जो प्रशासन का जो सबसे बड़ा हेड होता था वो गवर्नर जनरल होता था। हेस्टिंग्स फर्स्ट गवर्नर जनरल बने। हेस्टिंग्स ने कई प्रशासनिक सुधार किए। न्याय के क्षेत्र में उनके सुधार विशेष रूप से उल्लेखनीय है। उन्होंने स्पेयर ऑफ जस्टिस कायम किया। अब पहले हम इधर ये देखते हैं, आपको छोटे छोटे ये जो दिए हुए हैं। काजी ए जज, ये एक न्यायाधीश होता है, जज होता है। मुफ्ती, इसका मीनिंग क्या है? यह मुस्लिम कम्युनिटी का एक न्यायविद होता है जो कानूनों की व्याख्या करता है। और काजी इसी की व्याख्या के आधार पर फैसले करते हैं। जैसे कि हमारे यहाँ लॉयर होते हैं, उसको काजी, ये इधर काजी बोलते हैं। इम्पीचमेंट, ये होता है महाअभियोग। जब इंग्लैंड के हाउस ऑफ कॉमन्स में किसी व्यक्ति के खिलाफ मिसकंडक्ट का आरोप लगाया जाता है तो उस हाउस ऑफ लॉर्ड्स में उस व्यक्ति के खिलाफ मुकदमा चलता है। इसे महाअभियोग कहते हैं, इम्पीचमेंट कहते हैं। फ्रॉम 1772 ए न्यू सिस्टम ऑफ जस्टिस वाज एस्टेब्लिश्ड। 1772 से एक न्याय का नया सिस्टम आया। इस सिस्टम में
हर जिले में 2 अदालतें होंगी। पहली क्रिमिनल कोर्ट जिसे फौजदारी अदालत के नाम से जाना जाता है, और दूसरी सिविल कोर्ट जिसे दीवानी अदालत का नाम दिया जाता है। अब दीवानी अदालत के मुखिया जो थे यूरोपीय जिला कलेक्टर होते थे, और मौलवी और हिंदू पंडित उनके लिए भारतीय कानूनों की व्याख्या करते थे। और फौजदारी अदालत कौन सी होती थी? क्रिमिनल जो कोर्ट है वो क्या होता था, उसमें किसी भी को अगर मार दिया जाता है, खून खराबा हो, तो ऐसे जो केस होते थे वो क्रिमिनल कोर्ट में आते थे। और सिविल कोर्ट जहाँ पर किसी को मारा ना जाए लेकिन छोटे मोटे डिस्प्यूट्स होते हों तो उनकी पेशी इस कोर्ट में होती थी। अब फौजदारी अदालत अभी भी काजी और मुफ्ती के ही अंतर्गत थी, लेकिन वे भी कलेक्टर की निगरानी में सुपरविजन में काम करते थे। अब नीचे आपको ये छोटी सी तस्वीर ये पिक्चर दिखाई गई है। तो इसमें वारेन हेस्टिंग का मुकदमा चल रहा है उस पर। तो जब वारेन हेस्टिंग 1785 में इंग्लैंड लौटे तो एडमंड बर्के ने उस पर बंगाल का शासन सही ढंग से न चलाने का आरोप लगाया, और इस आरोप के लिए हेस्टिंग्स पर ब्रिटिश संसद में इम्पीचमेंट का मुकदमा चलाया गया, जो कि लगभग 7 साल चला। A major problem was that the Brahman Pandits gave different interpretations of local laws based on different schools of धर्मशास्त्रा। एक सबसे बड़ी समस्या क्या थी कि जो ब्राह्मण पंडित होते थे वो धर्मशास्त्र की अलग अलग शाखाओं के हिसाब से स्थानीय कानूनों को अलग अलग उनकी व्याख्या करते थे। अब धर्मशास्त्र क्या होता है ये देखो आपको नीचे बताया गया। यह संस्कृत का टेक्स्ट होता है और इसको संस्कृत में लिखा जाता है, और संस्कृत की बुक्स के कलेक्शन को भी धर्मशास्त्र के नाम से जाना जाता है। To bring about uniformity in 1775, 11 Pandits were asked to complete a digest of Hindu laws. 1775 में 11 पंडितों को भारतीय कानूनों का एक कंबाइन तैयार करने का काम सौंपा गया, और N.B. हॉलहेड ने इस कंबाइन का अंग्रेजी में अनुवाद किया। 1778 में तक यूरोपीय न्यायाधीशों के लिए मुस्लिम कानूनों की भी एक संहिता तैयार कर दी गई थी। 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत एक नए सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई। इसके अलावा कलकत्ता में एक स्पेशल कोर्ट ऑफ अपीली अदालत बनाई गई। सदर निजामत अदालत इसकी भी वहाँ पर स्थापना की गई। अब ये रेगुलेटिंग एक्ट है जो 1773 में बनाया गया, तो ये भी इम्पोर्टेंट है, शॉर्ट क्वेश्चंस में आ सकता है, आप इसे याद रखा। द प्रिंसिपल फिगर इन एन इंडियन डिस्ट्रिक्ट वाज द कलेक्टर। अब कलेक्टर के नाम से ही आपको समझ आ गया होगा कि कलेक्टर कौन होता है, जो टैक्सीज वगैरह को कलेक्ट करता है। भारतीय जिले में कलेक्टर सबसे बड़ा जो थी पोजीशन होती थी। जैसा कि टाइटल से ही पता चलता है कि उसका मुख्य काम क्या था, लगान और कर इकट्ठा करना, तथा जस्टिस के जो काम थे और जो पुलिस के काम थे उनको व दरोगा की उनकी सहायता करना भी उसका ही काम था, और जिले में कानून व्यवस्था बनाए भी रखना उसका कलेक्टर का ही काम था। उसका कार्यालय जो था कलेक्टर का वो पावरफुल और पैटोनेज सत्या और संरक्षक का नया केंद्र बन गया था, जिसने पुराने सत्ता केंद्रों को रिप्लेस कर दिया था, हाशिए पर धकेल दिया था। द कंपनी आर्मी, कंपनी की फौज। कॉलोनियल रूल इन इंडिया ब्रॉट इन सम न्यू आइडिया और एडमिनिस्ट्रेशन एंड रिफॉर्म, बट इट्स पावर रेस्टेड ऑन इट्स मिलिट्री स्ट्रेंथ। कंपनी के साथ भारत में जो कॉलोनियल रूल आया और शासन और सुधार के नए विचार आए, लेकिन उसकी असली सत्ता जो थी वो सैनिक ताकत में थी। मुगल आर्मी जो मुगल फौज मुख्य रूप से घुड़सवार सेना क्या होती थी, सवार कौन होते थे, जो घोड़े पर
चलने की जिन्हें प्रशिक्षण दिया जाता था उन्हें घुड़सवार सेना कहते थे, कंपोज्ड ऑफ कैवेलरी, तो उन्हें घुड़सवार कहा जाता था। और दूसरे थे इन्फेंट्री, इन्फेंट्री मतलब जो पैदल सेना होती थी उन्हें इन्फेंट्री का नाम दिया गया। उन्हें आर्चरी एंड द यूज ऑफ स्वॉर्ड, उन्हें तलवारबाजी और तीरंदाजी का प्रशिक्षण दिया गया, उन्हें उसके लिए ट्रेन किया गया। सेना में सवारों का डोमिनेटेड वो दबदबा हो गया था और मुगल साम्राज्य को ए लार्ज प्रोफेशनल ट्रेंड इन्फेंट्री, एक विशाल पेशेवर प्रशिक्षण वाली पैदल सेना की जरूरत महसूस नहीं होती थी। अब ग्रामीण इलाकों में आर्म पीजेंट कौन होते थे? ऐसे किसान जिनके पास शस्त्र होते थे। सशस्त्र किसानों की बड़ी संख्या थी। स्थानीय जमींदार मुगलों को जरूरत पड़ने पर पैदल सिपाही सप्लाई करते थे, उनको पैदल जो सिपाही होते थे उनके लिए हेल्प करते थे। द चेंज अकर्ड इन द 18th century with Mughal successors. States like Awadh and Banaras started recruiting peasants into their armies and training them as professional soldiers. 8वीं सदी में जब अवध और बनारस जैसी रियासतों में किसानों को भर्ती करके उन्हें प्रोफेशनल सोल्जर्स की तरह मतलब पेशेवर सैनिक प्रशिक्षण दिया जाने लगा, तो इससे कि वहाँ की जो सूरत थी वो बदल गई। ईस्ट इंडिया कंपनी ने जब अपनी सेना के लिए भर्ती शुरू की तो उन्होंने भी यही मेथड अपनाया। अंग्रेज अपनी सेना को सिपाही मतलब जो जिसे हम भारतीय शब्दों में सिपाही कहते हैं उसको आर्मी कहते थे। एज वारफेयर टेक्नोलॉजी चेंज फ्रॉम द 1820s द कैवेलरी रिक्वायरमेंट्स ऑफ द कंपनीज आर्मी डिक्लाइंड। 1820 के दशक में जैसे जैसे युद्ध जो तकनीक बदलने लगी तो कंपनी की सेना में घुड़सवार टुकड़ियों की ज़रूरत कम होती गई। इसकी वजह यह भी थी कि ब्रिटिश साम्राज्य बर्मा, अफगानिस्तान और मिस्र में भी लड़ रहा था, जहां सिपाही मस्केट मतलब क्या होता है? तोड़ेदार बंदूक, जहां पर पैदल सिपाहियों द्वारा इस्तेमाल की जाने वाली ये बंदूक होती है, और मैचलॉक्स शुरुआती दौर की बंदूक जिसमें बारूद को माचिस से चिंगारी दी जाती थी, माचिस से उसे जलाया जाता था। द सोल्जर्स ऑफ द कंपनी आर्मी हैड टू कीप पेस विद चेंजिंग मिलिट्री रिक्वायरमेंट्स एंड इट्स इन्फेंट्री रेजिमेंट्स नाउ बिकम मोर इम्पोर्टेंट। कंपनी की सेना के सिपाहियों को बदलती सैनिक आवश्यकताओं का ध्यान रखना पड़ता था। अब उसकी इन्फेंट्री रेजिमेंट्स पैदल वाली जो सैनिक टुकड़ी थी वो ज़्यादा महत्वपूर्ण होती जा रही थी। इन द अर्ली 19th century द ब्रिटिश बिगेन टू डेवलप ए यूनिफॉर्म मिलिट्री कल्चर। 19वीं सदी की शुरुआत में अंग्रेज एक यूनिफॉर्म मिलिट्री कल्चर मतलब एक समरूप सैनिक संस्कृति विकसित करने में लगे थे। सिपाहियों को यूरोपियन ढंग से ट्रेनिंग दी जा रही थी, अभ्यास और अनुशासन उन्हें सिखाया जा रहा था। अब उनका जीवन पहले से भी ज़्यादा नियंत्रित था। इस कोशिश में कभी कभी प्रॉब्लम्स भी आ जाती थी, क्योंकि जो प्रोफेशनल सोल्जर्स थे उनको सेना खड़ा करने के चक्कर में कास्ट और समुदाय कम्युनिटी की भावनाओं इग्नोर कर देते थे, नज़रअंदाज कर देते थे। भला लोग अपनी जातीय और धार्मिक भावनाओं को इतनी आसानी से कैसे छोड़ सकते थे? क्या वे खुद को अपने समुदाय का सदस्य मानने के बजाय सिर्फ सिपाही मान सकते थे? अब जो ये हमारे नीचे कुछ ये क्वेश्चंस हैं, ये हम आगे के चैप्टर्स में चैप्टर 5 में पढ़ेंगे। अब ये क्वेश्चन जैसे सिपाही क्या महसूस करते थे अपने जीवन और अपनी पहचान, यानी वे कौन थे, इस बात के एहसास में जो बदलाव आ रहे थे, उनको सिपाहियों के ने किस तरह देखा। 1857 का विद्रोह हमें सिपाहियों की इस दुनिया की झलक दिखाता है। ये सभी हम जो हमारे पास जो क्वेश्चंस हैं
हम इसको चैप्टर 5 में पढ़ेंगे। उम्मीद है आपको ये लेसन समझ आ गया होगा। थैंक यू फॉर द वॉचिंग वीडियो।